नमस्कार। और अब पेश है विधानमंडल में आज की कार्यवाही की समीक्षा। पहले विधानसभा से। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज योगी सरकार के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जबकि इसके पहले पिछला बजट करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार के पहले बजट में युवाओं, महिलाओं के अलावा हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। बजट का कुल आकार 6,15,518.17 करोड़ का है। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में बजट पेश करते हुए संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को बताया कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार 2 बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिए चुना हो। बजट पेश करते हुए सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक मानव संपदा वाला प्रदेश है, इसलिए देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पेश करते हुए कहा कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। श्री खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 250 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। वित्त मंत्री ने बताया कि आगामी 3 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेस वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। बजट में इस बात की व्यवस्था की गई है कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद के बाद बेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा। प्रदेश के वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों के सभी 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत 5 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 तथा कुल 100 इंक्यूबेटर और 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 1 करोड़ 81 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया गया। साथ ही 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 5 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियों में लिया गया। उन्होंने बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। आशा कार्यकर्त्री और शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के मद्देनजर 300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सरकार के संकल्प पत्र के अनुरूप प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 16 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा पीपीपी नीति घोषित की गई है, जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में 86 लाख किसानों का ऋण मोचन किया गया। उन्होंने कहा कि 3 जून को 75,000 करोड़ के निवेश की संभावना है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020 से लागू है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन बांटा गया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। हर तरह के माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मिशन शक्ति के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 186 भू माफिया जेल भेजे गए। विधानसभा में नियम 56 के तहत समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पांडे ने बढ़ती हुई महंगाई का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करवाए जाने की मांग की। इस पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि राज्य सरकार इसे लेकर गंभीर है और लगातार अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जो कोविड के दौरान भूख से कोई वहां पर मरा ना हो। कैबिनेट मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन का वॉकआउट किया। और अब विधान परिषद से समाचार।
विधान परिषद में आज नेता सदन और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये 6,15,518 करोड़ रुपए का बजट है। नेता सदन ने पूरा बजट भाषण पढ़ा। आज सदन में प्रश्नकाल नहीं हुआ। सदन में आज कार्य स्थगन की सूचनाओं पर कई मौके ऐसे आए जब सत्ता पक्ष के सदस्य भी विपक्ष की उठाई गई सूचनाओं का समर्थन करने लगे। ऐसे में सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह को कहना पड़ा कि कार्य स्थगन विपक्ष का होता है, इस पर सत्ता पक्ष का बोलना उचित नहीं। नेता सदन स्वतंत्र देव सिंह ने पीठ को आश्वस्त किया कि नियम 105 पर किसी सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सदन में जातिगत जनगणना, बुनकरों की समस्या, काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत बने आवासों की जीर्ण शीर्ण स्थिति का मामला भी उठा। सदन के सदस्य राजपाल कश्यप, अरविंद कुमार सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर संजय लाठर के कार्यकाल का भी आज अंतिम दिन रहा। सभापति पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि राजनीतिक भूमिका बदल रही है। आप भरा पूरा सत्ता पक्ष छोड़कर जा रहे हैं। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी अरविंद कुमार, संजय लाठर, राजपाल कश्यप आदि सदस्यों ने जातिवार जनगणना कराने का मामला कार्यस्थगन के रूप में उठाया। बसपा के दिनेश चंद्रा, भीमराव अंबेडकर, अतर सिंह राव ने श्री काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के तहत हर नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बनाए गए आवासों की जीर्ण शीर्ण स्थिति का मामला कार्यस्थगन के रूप में उठाया। सरकार की ओर से मंत्री धर्मपाल सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि आंतरिक सुविधाओं और रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय निवासियों की है। सदस्य ने पूछा कि बहुत से आवास रिक्त पड़े हैं, उन्हें कब तक आवंटित किया जाएगा। पूर्व नेता सदन दिनेश शर्मा ने कहा कि ये आवास निर्बल वर्ग के लोगों को आवंटित किए गए हैं। रिक्त को आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस के दीपक सिंह ने प्रदेश ग्राम पंचायतों में कोरोना काल के समय से लेकर अभी तक करवाए गए विकास कार्यों का भुगतान न करवाए जाने का मामला कार्यस्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर दीपक सिंह ने विचार व्यक्त किए। पंचायती राज मंत्री ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी और सुरेश कुमार त्रिपाठी ने राजकीय कर्मचारियों और राजकीय शिक्षकों को प्राप्त निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा की भांति प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा अनुमन कराए जाने का मामला कार्यस्थगन के रूप में उठाया। सदस्यों ने कहा कि हम सरकार से न्याय और अपना हक मांग रहे हैं, जिस पर निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल ने कहा कि चिकित्सा सुविधा महत्वपूर्ण सुविधा है। सरकार ने सदन को तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि गुण दोष के आधार पर विभाग परीक्षण करेंगे। सरकार के जवाब से असंतुष्ट आकाश अग्रवाल ने सदन से वॉकआउट किया। निर्दलीय समूह के सदस्य डॉक्टर आकाश अग्रवाल और राज बहादुर सिंह चंदेल ने वर्ष 2022 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों की ईमेल आईडी अनिवार्य करने का मामला कार्यस्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर उमेंद्र द्विवेदी, देवेंद्र प्रताप सिंह और शत्रुघ्न प्रकाश ने भी विचार व्यक्त किए। सरकार ने सदन को तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति डिजिटल हो रही है। सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है। ईमेल आईडी साइबर कैफे में जाकर बनाई जा सकती है। बहुत सी परीक्षाएं ऑनलाइन हैं। ऐसे में हमें छात्रों को इस विधा में दक्ष करना है। इसी के साथ विधानमंडल समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।